अजी सुनते हो, क्या अब हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? अब तो ये नौबत आ गई है कि एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाग्यवान, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुमको तो पता ही है, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी बेचकर जो कुछ भी कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा करना मुश्किल तो है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। चलो अब मैं जाता हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। सुरेश अपनी पत्नी से ऐसा बोलकर वहाँ से सीधे अपने गधे चुलबुल के पास जाके बोलता है। चल भाई चुलबुल, आज हमें काफी देर हो गई है। अगर हम शाम तक ज्यादा से ज्यादा लकड़ी ना बेच पाए तो शायद आज का खाना भी नहीं मिल पाएगा। अब जल्दी चल। सुरेश अपने गधे को लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। अरे रुक चुलबुल, ये पेड़ देख कितना अच्छा है। अगर इस पेड़ को काट दिया तो आज काफी लकड़ी मिल जाएंगी और हमें किसी दूसरे पेड़ को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ। सुरेश कुछ ही देर में काफी सारी लकड़ी काट लेता है और उन लकड़ियों को चुलबुल के ऊपर लाद कर बाजार के लिए निकल जाता है। अरे भैया, हम क्या बताइए तुमका, जीवन बड़ा खराब है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान करता कुछ भी काम है। ला 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 हे ला 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 ला। अरे कोई मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी सहायता करो, बचाओ मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद सुरेश को एक तोता दिखाई देता है। तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अरे ये क्या, यहाँ तो एक तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। लगता है किसी शिकारी ने जाल बिछाकर कुछ भोजन रखा होगा। यह भूख की वजह से इस जाल में फंस गया होगा। चलो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। सुरेश उस तोते को जाल से बाहर निकाल लेता है। तोता बहुत घायल हो गया था। अरे रे 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 रे, ये तोता तो बहुत जख्मी हालात में है। मैं इसको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, नहीं तो ये किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। सुरेश तोते को लेकर घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से थोड़ा हल्दी का लेप लेके आओ। अरे ये क्या भगवान, इस तोते को तो बहुत चोट लगी है। हाँ, मैं अभी हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। सुरेश तोते के घाव पर हल्दी का लेप लगा देता है। अब मैंने ये हल्दी वाला लेप तुमको लगा दिया है। जल्द ही तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और पहले की तरह उड़ सकोगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और उड़ने भी लगा था और अब वह सुरेश के साथ ही रहने लगा था। तभी रात को गांव का एक चोर। आजकल तो चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है और अगर आज भी मैं चोरी नहीं कर पाया तो कल भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज चोरी करके ही रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कल्लू सुरेश के घर के पास आ जाता है। ये घर ठीक लग रहा है। अगर मैंने यहाँ चोरी की तो कुछ ना कुछ धन तो मिल ही जाएगा। मैं इसी घर में चोरी कर लेता हूँ। चोर जैसे ही घर के अंदर घुसता है, अरे ये तो कोई चोर लग रहा है। मुझे मालिक को जल्दी जगाना होगा। मालिक उठो, जल्दी उठो, हमारे घर एक चोर घुस आया है। मालिक जागो। अरे वाह, ये तोता तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल सकता है। क्यों ना मैं इसको ही चुरा लूं। इसको बेचकर मुझे अच्छा खासा धन मिल जाएगा। चोर धीरे से तोते का पिंजरा उठाकर वहाँ से निकल लेता है। अब तो सुबह होने वाली है। आज तो पूरी रात चल चल कर मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा इस तोते का क्या करना है।
कल्लू चोर वही पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से महाराज वीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे होते हैं। महाराज रुकिए, मेरी जान की रक्षा कीजिए, महाराज ये चोर मुझे मार देगा। महाराज वीर सिंह मदद की आवाज सुनकर वहीं रुक जाते हैं। कौन है? किसको हमारी सहायता चाहिए? महाराज इधर नीचे देखिए, मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तोता ही मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। लगता है ये चोर इसको कहीं से चुरा कर लाया है। मैं इस चोर से यह तोता खरीद लेता हूँ। राजकुमारी इसको देखकर अत्यंत खुश हो जाएगी। महाराज वीर सिंह चोर को नींद से उठाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। महाराज की आवाज सुनकर चोर की नींद खुल जाती है और महाराज को सामने देखकर चोर बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, महाराज आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? तुम मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ये तोता किसका है और कहाँ से चोरी करके लाए हो? महाराज ये तोता तो मेरा ही है, मैंने कहीं चोरी नहीं की। महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे रात के समय चोरी किया था और अब मुझे बेचने ले जा रहा है। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने झूठ बोलने की? अगर हम चाहें तो अभी तुमको मृत्यु दंड दे सकते हैं। महाराज माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे जीवन दान दीजिए महाराज। ठीक है, हमने तुमको माफ किया, लेकिन हमारी एक शर्त है। आज के बाद तुम कहीं भी चोरी नहीं करोगे और यह तोता तुम मुझे दे दो। इसके बदले में 100 मुहर रख लो। महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज वीर सिंह तोते को अपने साथ लेकर महल निकल जाते हैं और राजकुमारी के पास जाके बोलते हैं, राजकुमारी आप यहाँ हो, देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। पिताजी ये तोता तो काफी खूबसूरत है। यह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। यह इंसानों की भाषा को बोल सकता है और समझ भी सकता है। पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा अद्भुत तोता देने के लिए। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। राजकुमारी तोते का बहुत ख्याल रखती और वह अलग अलग पकवान तोते को खिलाती, मगर तोते का मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, क्योंकि उसको लकड़हारे की याद आ रही थी। मैं इतने समय से देख रही हूँ तुम कुछ भी ठीक से नहीं खाते, आखिर बात क्या है? मुझे अपनी मित्र ही समझकर बता दो। राजकुमारी इस पिंजरे में रह रहकर मैं थक गया हूँ, क्या आप मुझे कहीं घुमाने ले चल सकती है? मुझे माफ कर दो तोते, मैं आज के बाद कभी तुमको पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे फल लगे हैं। राजकुमारी तोते को लेके जंगल पहुँच जाती है और तोता भी जंगल आने की खुशी में हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। तभी उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। राजकुमारी वो देखिए, एक पत्थर कैसे चमक रहा है, मुझे तो ये कोई जादुई पत्थर लग रहा है, आप इसको छूना नहीं। तुम फालतू में डर रहे हो, ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है और कुछ भी नहीं, चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं। राजकुमारी ऐसा बोलकर जैसे ही पत्थर को छूती हैं, वैसे ही राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली जाती हैं। ये सब देखकर तोता, अरे ये क्या, राजकुमारी तो इस जादुई पत्थर के अंदर चली गई, मुझे जल्दी महाराज तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी, अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो राजकुमारी की जान भी जा सकती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी वहाँ एक भयानक सांप आ जाता है और वो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। बहुत अच्छा मेरे नगासुर, आखिरकार तुम मेरे पास एक राजकुमारी लाने में कामयाब हुए। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? ये मेरी दुनिया है,
यहाँ मैं जो चाहती हूँ वही होता है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुमको इस जंगल में आखिर में एक नदी मिलेगी, वहाँ जाना है और उसमें से अमृत लेके आना है। उस अमृत को पीकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, मैं अमृत ले आऊंगी, मगर तुम अपना वचन याद रखना। राजकुमारी ऐसा बोलकर जंगल के आखिर में जो नदी थी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि एक विशाल और भयानक राक्षस उस नदी की रक्षा कर रहा है। इस नदी की रक्षा तो ये भयानक असुर कर रहा है। अब मैं कैसे इसके सामने से अमृत लेकर आऊं? लगता है मुझे चुपके से ही अमृत लेना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। राजकुमारी जैसे ही नदी के पास अमृत लेने जाती है, उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज राक्षस सुन लेता है। मूर्ख लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अमृत को चोरी करने की? अब मैं तुमको बंदी बना लूंगा, वो भी जीवन भर के लिए। राजकुमारी कुछ बता पाती उससे पहले राक्षस ने राजकुमारी को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, महाराज गजब हो गया, जल्दी मेरे साथ चलिए, राजकुमारी की जान खतरे में है। ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमारी को क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैं और राजकुमारी जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर राजकुमारी ने एक जादुई पत्थर छू लिया और राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली गई। आप देर ना कीजिए महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। महाराज वीर सिंह तोते के साथ उसी जगह आ जाते हैं। महाराज, यही वो जादुई पत्थर है जिसके अंदर राजकुमारी समा गई। अब यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अपनी पुत्री को वापस जरूर लाऊंगा। इतना बोल के महाराज वीर सिंह उस पत्थर को जैसे ही स्पर्श करते हैं, पत्थर से तेज प्रकाश निकलता है और वो भी पत्थर के अंदर चले जाते हैं। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, मगर अब मैं राजकुमारी को कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिख रहा और ना ही कोई इंसान है। महाराज ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वहाँ वो ही सांप आ जाता है और महाराज को अपने साथ चुड़ैल के पास ले जाता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जल्दी बताओ, मुझे अपनी पुत्री को भी ढूंढना है। राजा वीर सिंह, मैं इस जगह की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ और मुझे पता है तुम्हारी पुत्री अभी कहाँ है। तो बताओ, कहाँ है मेरी पुत्री? यहाँ से कुछ दूर ही एक सुंदर नदी है, वहाँ जाओ और उस नदी का जल लेकर आओ, तभी तुम्हारी पुत्री तुमको मिलेगी। अगर तुम जल लाने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी पुत्री की जान भी जा सकती है। अब जाओ। वीर सिंह चुड़ैल की बताई हुई जगह पर पहुंच गया और उसने देखा एक राक्षस उस नदी के आसपास पहरा दे रहा है और वहीं राजकुमारी भी पिंजरे में कैद है। अरे ये क्या? राजकुमारी तो यहाँ है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने पहले राजकुमारी को यह जल लेने भेजा होगा। शायद यह जल कोई आम जल नहीं, अमृत है, इसलिए तो यह राक्षस इस नदी का पहरा दे रहा है। मुझे जल्द ही यहाँ से राजकुमारी को आजाद करना होगा। महाराज वीर सिंह राक्षस के सामने जाकर बोलते हैं, राक्षस, अपनी जान की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी पुत्री को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। मूर्ख, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि यह मायावी जंगल मेरा है और तुम मुझे मेरे ही जंगल में आकर धमकी दे रहे हो। बहुत हिम्मत है तुम में, मगर अब तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं।
राक्षस अपनी जादुई शक्ति से महाराज वीर सिंह पर कई हमले करता है। महाराज वीर सिंह हर हमले का जवाब देते हैं। ऐसे ही काफी देर तक युद्ध चलता रहता है। यह राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है, इसे मैं ऐसे नहीं हरा पाऊंगा। अब मुझे माँ काली के दिए हुए अस्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा। वीर सिंह जैसे ही मंत्र पढ़ता है, उसके आगे एक चक्र आ जाता है। हे चक्र, इस दुष्ट राक्षस का वध कर दो। ऐसा बोलते ही चक्र सीधा जाकर राक्षस की गर्दन पर वार कर देता है। देखते ही देखते राक्षस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था महाराज, ताकि इस जादुई नदी का अमृत गलत हाथों में ना पड़ जाए। महाराज वीर सिंह राक्षस की ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं और अपनी पुत्री को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद राजकुमारी और महाराज नदी के पास जाते हैं। महाराज थोड़ा सा अमृत स्वयं पी लेते हैं और थोड़ा अमृत राजकुमारी को पिला देते हैं। पिताजी, हम इस राक्षस को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आप इसको भी थोड़ा अमृत पिला दीजिए। महाराज वीर सिंह थोड़ा अमृत राक्षस को पिला देते हैं। अमृत को पीने के बाद राक्षस बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। महाराज, आप महान हो। आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। राक्षस, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? महाराज, यहाँ से आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप उस चुड़ैल को मार दोगे। यह लो महाराज, जादुई जल। इस जल को उस चुड़ैल को पिला देना, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप उसको आसानी से मार पाओगे। महाराज वीर सिंह चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, यह लो अमृत, अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बताओ। मैं तुमको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों जीवन भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। चुड़ैल जैसे ही जल को अमृत समझकर पी लेती है, उसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी मौका देखकर महाराज वीर सिंह अपनी तलवार से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। ये नहीं हो सकता, मैंने तो अमृत पिया था, तो मैं कैसे मर सकती हूँ? मुझे पता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगी, इसलिए मैंने तुमको जादुई जल दिया था, अमृत नहीं। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी अब वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। महाराज, आपने उस चुड़ैल को मार के मुझे आजाद किया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस मायावी दुनिया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जी महाराज, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। यह एक जादुई दरवाजा है, आप इसके अंदर चले जाइए। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी दरवाजे के अंदर जैसे ही जाते हैं, वैसे ही वे अपने महल पहुंच जाते हैं। हे तोते, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी सहायता की है, बोलो तुमको क्या चाहिए? महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर मुझे आजाद कर दीजिए। तोता ने जैसे बोला था, महाराज ने वैसा ही किया। उन्होंने 1000 सोने की मोहरें तोते को दे दी और उसे आजाद कर दिया। तोता आजाद होने के बाद सीधा लकड़हारे के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और सोने की सारी मोहरें भी उसे दे देता है। तोता भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से आज हम 2 वक्त का खाना ठीक से खा पाएंगे और इस धन से भी मैं कोई नया काम शुरू कर पाऊंगा। कुछ ही दिनों में सुरेश का व्यापार अच्छा चलने लगता है। कठोर परिश्रम और ईमानदारी के चलते काफी कम समय में सुरेश पैसे वाला बन जाता है। अब उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही और वो खुशी खुशी रहने लगा।
एक समय की बात है। शिवपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी गीता और अपने बच्चे राघव के साथ रहता था। बिरजू एक सामान्य मजदूरी का काम करता था। पापा, आज मुझे प्रोग्रेस कार्ड मिला है स्कूल में। देखिए कितने मार्क्स आए हैं, और यह देखकर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, यह मार्क्स देखकर बताइए। अरे राघव, ये सब चीजें मुझे कैसे मालूम होगी? मुझे और तुम्हारी माँ दोनों को दस्तखत करना भी नहीं आता है, पता है? तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है बेटा। मैंने तो कहा था आपसे कि मैं आपको साइन करना सिखा दूंगा। देखिए, यहाँ लिखिए बिरजू। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है? मुझे वो बताओ, मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी इंक लगा दो। अगली बार जब तक प्रोग्रेस कार्ड आए तब तक आप साइन करना सीख लीजिएगा पापा। स्कूल के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तो अंगूठा छाप है। बेटा, अगली बार तुम्हारे पापा जरूर साइन कर देंगे। तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक है? आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं माँ। अगली बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कह देता हूँ। इस तरह वह दोनों अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, दोपहर में मेरे लिए डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? सुनिए जी, घर में चावल नहीं है, बस सिर्फ एक बार ही खाना बन पाएगा। आते आते आप चावल और सब्जी ले आइएगा। हाँ हाँ, ले आऊंगा। मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, पता है? इसके बाद बिरजू काम ढूंढने के लिए निकलता है और चलते चलते अपने आप से ही बोल रहा था, पता नहीं क्या करें। हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं कौन काम देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आज काम मिल जाए। ये सोचते हुए वह सेठ के पास पहुंच जाता है। क्या रे बिरजू, आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? यह देख, तेरे लिए बोरे पड़े हुए हैं। इन बोरों को गोदाम में डालना है। अगर थोड़ी देर और की ना तो मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूंगा। आप ऐसा मत करिए ना मालिक। कल आपने मुझे काम दिया ही नहीं था, इसलिए आज देर से आया था। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा मालिक, मगर काम तो मुझे ही देना और किसी को मत बुलाना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत सारे खर्चे निकल जाएंगे। ठीक है, इन बोरों को अंदर डाल देना। दोपहर तक एक और गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद बिरजू उस बैलगाड़ी से एक एक बोरे को लेकर गोदाम में रखता है। सारी बोरियां रखने के बाद वो सेठ से कहता है, मालिक, सारी बोरियों को मैंने अंदर डाल दिया है, अब क्या करूं? अब क्या मजदूरी के पैसे चाहिए क्या? दे दूंगा ना। दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी। बोला था ना तुमको। दोनों गाड़ियों की मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा। तब तक जाके खाना खा के आ जाओ। जाओ। इसके बाद बिरजू नजदीक के ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। काका, 2 इडली देना। 2 इडली से भूख कैसे मिटेगी बिरजू? आज खाना नहीं लाए हो क्या घर से? नहीं काका, आज तो जब तक मैं निकला था घर से तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था। देर हो जाएगी सोच के खाना ही नहीं लिया। मुझे 2 इडली दे दीजिए ना बस। ये लो 2 इडली। अगर चाहिए हो तो 2 और ले लेना। काका, वो मिठाई का क्या दाम होगा बताइए? उस मिठाई का दाम है 1 रुपए में 1। बोलो कितनी चाहिए? क्या 1 रुपया? इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक चाय ही दे दो बस, और मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा काका। वो तो ठीक है बिरजू। राणा जी के घर में पेड़ से नारियल तोड़ना है। कोई मजदूर है तो भेजने के लिए पूछे थे, वह कोई है क्या? क्यों नहीं जाऊंगा। आप वैसे काका, वो दिहाड़ी कितनी देंगे? इससे पहले तो मजदूरों को 1 रुपए देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। एक पेड़ के लिए पूरा 1 रुपया। मैं जरूर जाऊंगा काका, आप किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है। इसके बाद बिरजू फिर से काम पर आता है तो सेठ उस पर भड़क जाता है। क्या रे, कहां भी जाओ वहीं पर रहते हो क्या तुम? एक गाड़ी के लिए देख रहा था, 2 गाड़ियां आ गई। तुम शायद एक ही गाड़ी का सामान डाल सकोगे तो फिर
मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूं क्या? नहीं नहीं मालिक, वैसे इन सारे बोरों को मैं ही गोदाम में डालूंगा। बाप रे, कमर बहुत दुख रही है। बाहर तो एक और गाड़ी भरी पड़ी है। हे भगवान, मुझे दूसरी गाड़ी में पड़े सारे बोरों को उठाने की शक्ति देना। आज चावल के साथ साथ बहुत सारा सामान भी लेकर जाना है घर। इसके बाद वह 2 बैलगाड़ियों से सारा सामान लाकर गोदाम में रखता है। मालिक दोनों गाड़ियों के बोरों को गोदाम में लगा दिए हैं। मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देता हूं। सुबह और शाम दोनों वक्त के मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 5 रुपए तो कुल मिलाकर हुए तुम्हारे पूरे 15 रुपए। ये लो तुम्हारे रुपए। मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद बिरजू उन पैसों को लेकर रामू के दुकान जाता है और कहता है, ये लो काका, सुबह की इडली और चाय के पैसे बराबर है ना? हाँ हाँ बराबर है, मगर सुबह राणा जी आके गए थे। तुम कल आओगे बोला था ना तुमने? हाँ हाँ काका, मैं कल जरूर उनके घर जाऊंगा। ये लो काका, आप मुझे 2 मिठाइयाँ देना तो। ओहो, आज तो मजदूरी से पैसे कमा कर आए हो लगता है। मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। उसको ये बहुत पसंद है। वह पिछले काफी दिनों से मांग रहा था, क्यों ना आज लेकर जाऊं। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें कितना प्यार है। तुमने आज तक जो भी लिया है सिर्फ उसके लिए ही लिया है। क्या करूं काका, मेरी इकलौती औलाद है। मैं जो कुछ भी करूं उसी के लिए कर रहा हूं। ये लो आपके रुपए। इसके बाद बिरजू रास्ते से चावल, सब्जी और घर के जरूरी सामान खरीदता है और लेकर घर जाता है। ये लो लक्ष्मी, तुम्हारा घर का सामान और सब्जियां। अरे राघव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी तो वह वहाँ पर पढ़ने के लिए गया है। देखो, राघव को पढ़ाई से कितना लगाव है ना। इसे हमें बहुत खूब पढ़ाना चाहिए। उसकी पुस्तक का दाम क्या होगा शायद। ये देखिए, आ ही गया। पूछिए उससे ही अब। अरे राघव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्वीट्स लाया हूँ, रामू काका के होटल की है, बहुत स्वादिष्ट है। खाने की चीज पर इतना खर्चा क्यों करते हैं? पापा, वो पैसे आप मुझे दे दिया कीजिए। मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा, ठीक है? बेटा, मैं उसके लिए भी पैसे दे दूंगा। ये लो, ये मिठाई तुम खा लेना, ठीक है? और तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मुझे कुल मिलाकर 6 रुपए चाहिए पापा। मुझे 3 किताब लेनी है, वो मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। ये लो, ये तुम्हारे पूरे 6 रुपए। ठीक है, ले जाके पुस्तकें खरीद लेना। और तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मगर तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। क्यों जी, आज पूरे घर का सामान लेकर आए हैं और बेटे के लिए मिठाई भी लाए हैं, किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? कहाँ से आएंगे, मतलब क्या है? आज तो 2 गाड़ी से ज्यादा आई थी सेठ के पास। पूरे मिला के 15 रुपए आए थे आज मेरे पास। अच्छा, अगर रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। जब काम आता है तो इतना काम आता है, और नहीं आता है तो 2-3 दिन तक आता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, मगर उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मुझ में होनी चाहिए ना। आज बोरियों को उठाते वक्त मुझे कमर में कितना दर्द हुआ क्या बताऊं, मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ना। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। राघव अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। बाबा, आज तुम्हें मास्टर जी ने बुलाया है स्कूल में। मुझसे क्या काम होगा उन्हें? जो कुछ भी वह कहेंगे मुझे समझ में तो आएगा नहीं। तुम ही जाओ। नहीं बाबा, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, आपको आना ही पड़ेगा। चलिए ना मेरे साथ। इसके बाद बिरजू
मास्टर जी से मिलने के लिए जाता है। नमस्कार मास्टर जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? देखो बिरजू, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। वो इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राघव को शहर भेजकर जितनी ऊंची हो सके पढ़ाई करवाओ। वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बहुत बेहतर होती है। अगर तुम्हारा बेटा शहर में जाकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस मेरे जैसे मजदूर नहीं बनना चाहिए। एक काम करना, मुझे जो भी बोलना है राघव को समझा देना, क्योंकि वो बातें मुझे समझ में नहीं आने वाली हैं। मैंने तो ये सारी बात राघव को बोल दी है, मगर वहां पे पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे पैसे भरने होते हैं। उधर फीस के रूप में तुम उसके लिए तैयार हो क्या? आप खर्चे की परवाह मत कीजिए मास्टर जी, आप बस उसे खूब पढ़ाना लिखाना और कुछ नहीं। ठीक है, तुम जैसे अच्छा पिता मिलना राघव का सौभाग्य है। अब तुम जा सकते हो। मास्टर जी के कहने पर राघव को शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए अपने पास जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उन सबको वह खर्च कर देता है। हमारे पास जो भी पैसे थे वह सब तो खर्च कर दिया आपने। अब बताइए हर महीने की फीस कैसे चुकाएंगे? और वहाँ रहकर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा भी तो चाहिए। इतना सब कुछ कैसे करेंगे? कैसे भी मेहनत करके कमाना तो पड़ेगा ही। भाग्यवान राघव को कुछ भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को कुछ लाना है क्या घर के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाकर आइए। इसके बाद बिरजू काम करने के लिए सेठ के पास जाता है। देखो बिरजू, 2 गाड़ियां आई हैं। सारे बोरों को गोदाम में पहुंचाना है। बिरजू उन सारे बोरों को एक एक करके गोदाम में रख देता है। सारी बोरियां अंदर रख दी है मालिक। ये लो मेहनत की कमाई, पूरे 10 रुपए। मालिक, ये आप ही के पास रखना। अगर शाम तक और कुछ गाड़ी आ जाएंगी तो पूरे मिलाकर एक ही बार में दे देना। आज तो और कोई गाड़ियां नहीं आने वाली है बिरजू। ये पैसे लेकर घर चले जाओ। कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना और 2 गाड़ियां आएंगी। उन पैसों को लेकर बिरजू रामू काका के ठेले पर जाता है और कहता है, काका एक चाय देना तो। आओ आओ बिरजू, आ गए। तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। प्रताप जी किसी मजदूर को भेजने के लिए बोल रहे थे। धान की गाड़ियां आई हैं, कहाँ था उन्होंने? उसमें से बोरियां निकालकर गोदाम में पहुंचाना है। क्यों नहीं जाऊंगा, अभी जाऊंगा। अरे चाय मांगे थे ना, बगैर चाय पिए चले जा रहे हो तुम। वापस आके पी लूंगा। अगर इतने में उन्हें कोई नया मजदूर मिल गया तो मेरा तो काम छूट जाएगा ना। तुम्हारे बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हो तुम। बिरजू इसके बाद प्रताप जी के पास काम खत्म करके घर आ जाता है। क्या हुआ जी? आज तबीयत तो ठीक है ना? बहुत उदास लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। आज के दिन 4 गाड़ियों के बोरे उठाने पड़े थे मुझे, तो कमर कुछ ज्यादा ही दुख रही है आज। इतनी बार कहा है ज्यादा काम मत करिए। अब देखिए कमर दर्द हो रहा है। जब हमें काम चाहिए तब काम नहीं मिलता, इसलिए जब मिलता है तब कर लेना चाहिए। तभी थोड़े रुपए हम कमा सकेंगे। ऊपर से राघव को पैसे से भेजने का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए सारी कमाई अब उसके पढ़ाई में खर्च हो रही है। अगर वह गांव में ही पढ़ता तो इतना कष्ट नहीं होता ना। वह बहुत अच्छा पढ़ता है गीता। हम अगर उसको एक अच्छी सी कॉलेज में दाखिल कराएंगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तुम ये बातें भूल जाओ। पहले कुछ खा के सो जाते हैं। कल जल्दी आने के लिए सेठ ने बोला है मुझे। इस तरह बिरजू हर छोटा बड़ा काम करते हुए एक एक रुपया भी ना जोड़ते हुए सारे पैसे इकट्ठा करता है। उन पैसों को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। देखिए पोस्ट मास्टर जी, ये कुछ पैसे मेरे बेटे को भेजने हैं। देखो बिरजू, तुम हर महीने इतने सारे पैसे अपने बेटे को भेजते हो। आखिर बेटा पढ़ क्या रहा है? आखिर अब मुझे क्या पता।
पढ़ाई का इतना खर्चा होगा बोल के वह मुझे संदेश भेज देता है। मैं उतनी ही रकम उसे आपके द्वारा भेज देता हूँ। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे क्या पता। ये लो रशीद, कम से कम एक बार जाकर वहां देखकर तो आओ। तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? वो फिजूल के खर्चे नहीं करने वाला मास्टर जी। ऊपर से मेरे शहर जाने और आने के लिए खर्चा लग जाएगा वो अलग, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वह पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है तो उसे अजय जी मिलते हैं, जिनकी बिरजू की पहले से कुछ जान पहचान थी। अरे बिरजू, कैसे हो तुम मालिक? अजय जी मालिक, आपको देखे मुझे कितने महीने हो गए हैं। पहले तो आप रामू काका के ठेले में हर रोज आते थे ना, अब आप कहाँ पे काम कर रहे हो? मैं शहर में एक बड़ा दफ्तर में बड़ा अफसर का काम कर रहा हूँ। कुछ चिट्ठी भेजने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? नहीं मालिक, मेरा बेटा शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम वैसे ही मजदूरी कर रहे हो या दूसरा काम भी करते हो? वही मजदूरी कर रहा हूँ मालिक, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं ना। इस मजदूरी के अलावा मुझे क्या ही आएगा। मेहनत करके मेरे बेटे को बस पढ़ा रहा हूँ। महीने में आखिर कितना कमा रहे हो और बेटे को कितना भेज रहे हो? महीने में 1000 लगभग कमा रहा हूँ मालिक। मेरे बेटे को मैं उनमें से 700 रुपए तो भेज ही देता हूँ, बाकी के 300 से घर चला लेता हूँ मैं। उसकी पढ़ाई के लिए इतने पैसे भेज रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरे पास एक कम है। अच्छा, क्या काम है मालिक? देखो, मैं तुम्हें एक महीने का 1500 रुपए दूंगा शहर में, मेरे ऑफिस में काम करोगे। ज्यादा काम नहीं रहेगा, बस हर सुबह आकर दफ्तर को साफ करना है, वहां के लोगों को चाय पानी पिलाना है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो शहर में रह ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? मालिक, शहर में नौकरी? मैं आपके पास जरूर आऊंगा मालिक, मगर वहां पे घर का किराया बहुत ज्यादा होगा ना? अरे नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा घर भी दे दूंगा रहने के लिए, तुम वहीं पर रह सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी किराया नहीं देना पड़ेगा। तो फिर मैं जरूर आऊंगा मालिक। मैं अभी जाकर इस बात को मेरी बीवी को बता देता हूँ। मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूं बिरजू, बहुत मेहनत करते हो तुम। हमारे दफ्तर में जो काम करता था वह चला गया, उसकी जगह पर तुम्हें नौकरी देने के लिए मैंने बोला है। तुम जल्दी से आके काम संभाल लेना। इसके बाद बिरजू अपनी पत्नी को सब बताकर वह शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है जी, अब अलग से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। मैंने तो ये सारी बातें आज से बहुत पहले सोच ली थी। अजय जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। इस तरह बिरजू शहर के पास से एक दफ्तर में काम करता है। एक दिन वो अपने बेटे के हॉस्टल जाता है तो उसका बेटा उसे देखकर बोलता है, यहाँ क्यों आए हो बाबा? अगर तुम्हें मेरे दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे कि एक मजदूर का बेटा है, ऐसा कहकर मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। आज से हॉस्टल में मत आना, मैं ही घर आ जाऊंगा। अभी आप चले जाइए। बात वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी स्वीट्स लेके आया हूँ बेटा। अब मुझे यहाँ वहाँ से बेहतर स्वीट मिलते हैं, अब जाओ ना बाबा। वहाँ से लौटने के बाद बिरजू का मन बहुत दुखी हो जाता है, मगर वह इन सारी बातों को अपनी पत्नी से नहीं बताता है। इस तरह कुछ समय के बाद राघव की पढ़ाई खत्म हो जाती है। तब वह बिरजू के रहने वाले घर पर आता है। कितने दिनों बाद घर आए हो बेटा? इतना पास रहकर भी आने का मन नहीं करता। तेरे पिताजी से जब भी जाने को कहूँ तो पढ़ाई में बाधा होगी ऐसा कहते हैं, और तेरे पास जाने ही नहीं देते। अरे वह वहां पर ठीक से पढ़ रहा है, अच्छी तरक्की कर रहा है, हम जाके खामखा उसका क्यों समय बर्बाद करें? अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? वही बात बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है एक दफ्तर में, वह भी बाबा के ऑफिस में। वह बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, ये तो ठीक है बेटा। ठीक समय पर वहाँ हर महीने पगार देते हैं, और तो और पगार भी बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें वहाँ नौकरी मिल गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, मगर अगर मैं उस दफ्तर में ऊंचे दर्जे पर नौकरी करूंगा और तुम उसी दफ्तर में चाय कॉफी पिलाओगे तो कैसा लगेगा?
इसीलिए तुम उस दफ्तर में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं शहर की दूसरी जगह पर रहूंगा। यही बात बोलने के लिए मैं आया था। अब जा रहा हूँ मैं। हाँ, जो तुम कह रहे हो वह भी ठीक है। अफसर, पिता की चाय कॉफी देने वाले नौकर के हैसियत से वहां कैसे रह सकता है बताओ? तुम मेरे बेटे हो, ये बात मैं किसी से नहीं बोलूंगा बेटा। इस तरह इंटरव्यू के बाद राघव को वहीं पर नौकरी मिल जाती है। अगर उसके पिता कभी सामने आते हैं तो राघव अनजान बन जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव की माँ बहुत बीमार हो जाती है। इस बात को राघव से कहने के लिए बिरजू उसके पास आता है। इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए क्यों आए हो बाबा? ऊपर से इतना नजदीक आकर भी बोल रहे हो। देखने वाले क्या समझेंगे? अब जाओ आप, मैं बाद में घर आऊंगा। बिरजू ऐसा सुनकर वहां से दुखी होकर चला जाता है। इस तरह एक दिन ऑफिस के बड़े अधिकारी अजय जी राघव को बुलाते हैं। राघव, आज मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकाल रहा हूं। कल से तुम मेरे दफ्तर नहीं आओगे। मैं तो सब कुछ ठीक से ही काम कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे नौकरी से आप क्यों निकाल रहे हो मालिक? अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। कृपा करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। वह तुम्हारा बाप है। तुम्हें नौकरी कैसे मिली? तुम्हें मालूम है क्या? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें नौकरी देने के लिए गुजारिश किया था। तुम्हारे पिता की बात मानकर तुम्हें इंटरव्यू कार्ड भेजा था। यानी कि तुम्हें ये नौकरी खाली तुम्हारे पिता की अच्छाई की वजह से मिली है। तुम जैसे 1000 लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे पिता जैसा नहीं। तुम्हें उसने कितनी मेहनत करके पढ़ाया था, ये बात सिर्फ मुझे मालूम है। वैसे पिता का तुम अनादर कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम इस नौकरी के लायक ही नहीं रहे हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे शक्ल मत दिखाओ तुम्हारी। निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मेरी गलती का एहसास है। सर, आज मैं अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। मैं अभी जाके बाबा और आई को अपने घर ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कभी मेरे सामने मत आना। अब तुम जा सकते हो। इस तरह अपनी गलती का एहसास करके राघव अपनी माँ और पिताजी के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से रहने लगता है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।